गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग वर्नर्स थ्योरी पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखे थे। अभी आज हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। सबसे पहले कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो ये जान जाइए कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सिस PT NH3 2Cl2। एक ये कंपाउंड है, उसका सिस वाला फॉर्म, क्योंकि ये हुआ MX2L2 टाइप कंपाउंड। MX2L2 टाइप कंपाउंड जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ, एक सिस आइसोमर, एक ट्रांस आइसोमर। तो जो सिस वाला आइसोमर है, इसका नाम है सिसलैटिन। इसमें ये P साइलेंट होता है, इसका नाम है सिसलैटिन, मेडिसिनल नेम है सिसलैटिन। इसमें ये जो P है वो साइलेंट होता है। इज अ मेडिसिन, ये एक दवा है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब आप ये देखिए कि जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग कैंसर के थेरेपी में यूज कर रहे हैं, तो ये इसका मेडिसिनल यूज हुआ। कुछ ऐसे भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, स्टेट बोर्ड का ये क्वेश्चन एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन है हमारे ब्लड में, मतलब ब्लड का एक कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है। तो उसमें पूछता है कि किस मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने को मिलता है, या फिर पूछता है कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी कि विटामिन B12, आप जानते होइएगा कि विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा विटामिन है, B1, B2, B4, B6, B9, B12। तो कहता है कि विटामिन B12 में कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने को मिलता है। उसके बाद फिर एक सवाल ये भी आता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में किस मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने को मिलता है। तो ये तीन भी आपका इसके एप्लीकेशन में आएगा कि हेमोग्लोबिन में आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसको भी आप पॉइंट वाइज लिख दे रहे हैं। लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, हेमोग्लोबिन a red pigment of blood contains complex compound of iron। थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं, क्लोरोफिल a green pigment of plants contain complex compound of मैग्नीशियम। नंबर फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, विटामिन B12 contains complex compound of cobalt
तो ये जो क्वेश्चंस है मतलब ये जो पॉइंट है उससे 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि हेमोग्लोबिन में किस मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्लोरोफिल में किस मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, विटामिन B12 में किस मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और कैंसर के दवा का नाम आपसे पूछ देता है जनरली कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताइए जो कि कैंसर के मेडिसिन में यूज होता है, तो वो है सिस PTNS3(2)Cl2। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लें, ये है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, वो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये दिमाग में रखें कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग 2 बात पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is due to ligand। पहला बात तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर कलर्ड है तो कलर्ड होने का कारण बस यही है कि उसमें लिगेंड है। अगर लिगेंड नहीं होता तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड नहीं होता। ऐसा क्यों, तो उसको हम समझाते हैं धीरे धीरे। पहले देखिए, जैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है TiH2O6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा हीट कीजिएगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इससे अलग हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अलग हो जाएगा, बन जाएगा TiCl3, तो ये कंपाउंड हो जाएगा कलरलेस। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो ये बात को शो कर रहा है कि वाटर जब इसमें था तो ये कंपाउंड कलर्ड था। वाटर यहाँ लिगेंड के रूप में काम कर रहा है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल और लिगेंड होता है, तो लिगेंड था तो कलर्ड था, लिगेंड खत्म हो गया तो ये कलरलेस हो गया। तो पहला लाइन ये लिखे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर जो है वो लिगेंड के कारण होता है। अब ऐसा क्या करता है लिगेंड कि कंपाउंड कलर्ड हो जाता है, तो इसी को और समझ रहे हैं। लिखेंगे इसमें अगला लाइन कि जो लिगेंड है, लिगेंड क्रिएट्स डेल्टा ई। ये जो लिगेंड है वो एनर्जी का सेपरेशन क्रिएट करता है, एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करता है। लिगेंड होता क्या है कि जैसे ये मेटल है, अगर मेटल अकेले है, किसी के साथ कंबाइन किया हुआ नहीं है, तो इसमें जो डी ऑर्बिटल्स है सबका एनर्जी एक जैसा होता है। लेकिन जैसे ही ये लिगेंड इस मेटल के कांटेक्ट में आता है तो ये डीजेनेरेसी पहले लिफ्ट करता है, मतलब पहले इसका एनर्जी बढ़ता है और उसके बाद ये स्प्लिट करता है 2 सेट में, T2G और एक सेट EG। T2G का एनर्जी कम, EG का एनर्जी ज्यादा। किसका एनर्जी कम किसका एनर्जी ज्यादा, ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G का एनर्जी कम, EG का एनर्जी ज्यादा। ये जो एनर्जी डिफरेंस है यही डेल्टा E लिखे। तो ये जो लिगेंड है ये लिगेंड डेल्टा E क्रिएट करता है। अगर लिगेंड नहीं होता तो डेल्टा E नहीं आता। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू hc/λ। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। डेल्टा E का वैल्यू यहां से आ गया। अगर इन तीनों का वैल्यू रख देंगे और लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा का वैल्यू अगर कलर्ड लाइट के वेवलेंथ के अगर इक्वल आएगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड होगा, और जिस कलर के वेवलेंथ के इक्वल आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उस कलर का होगा। तो बोले क्या कि ये जो लिगेंड है वो डेल्टा E क्रिएट करता है, डेल्टा E के क्रिएट करने से ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड होता है। आपको ये तो सबसे पहला पॉइंट में बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड है लिगेंड के कारण। क्यों? क्योंकि लिगेंड डेल्टा E क्रिएट किया। अब ये जानेंगे कि अगर आप इस रिलेशन को देखें
तो इस रिलेशन से ये क्लियर है कि डेल्टा ई और ये जो वेवलेंथ है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब है कि डेल्टा ई अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, और अगर डेल्टा ई अगर कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। और ये जो डेल्टा ई का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर। लिगेंड को बढ़ते हुए स्ट्रेंथ में सजाए थे, जो सीरीज बना था उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद रहेगा तो आप ये जान पाइएगा कि किस लिगेंड का स्ट्रेंथ कम है और किस लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिस लिगेंड का स्ट्रेंथ कम होगा वो डेल्टा ई कम क्रिएट करेगा और वो ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट, मतलब ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर वो प्रोड्यूस करेगा। और जिस लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो वो डेल्टा ई भी ज्यादा क्रिएट करेगा और वो कम वेवलेंथ वाला जो कलर है वो क्रिएट करेगा। तो दिमाग में रखिएगा, ऐसा भी होता है क्वेश्चन, मतलब इस पॉइंट से ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2-3 आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे देगा और आपको बोलेगा कि उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बढ़ते हुए वेवलेंथ के आधार पर सजाइए या घटते हुए वेवलेंथ के आधार पर सजाइए। जैसे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अभी यही बताए हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर किसके कारण है, तो लिगेंड के कारण है। लिगेंड खत्म तो देखिए कलर खत्म। लिगेंड ऐसा क्या किया कि कंपाउंड कलर्ड हो गया, तो लिगेंड डेल्टा ई क्रिएट किया। लिगेंड अगर के कांटेक्ट में अगर ये मेटल नहीं आता तो ये एनर्जी सेपरेशन देखने को नहीं मिलता, डेल्टा ई नहीं देखने को मिलता। डेल्टा ई आया तो ये फॉर्मूला लगा के वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ अगर कलर्ड लाइट के बराबर होगा तो कंपाउंड कलर्ड होगा। अब इसी पहले पॉइंट में एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, arrange the complexes in increasing order. Arrange the complexes in increasing order of wavelength. Arrange the complexes in increasing order of wavelength. कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Ni NH3 होल 6 प्लस 2। दूसरा कॉम्प्लेक्स है Ni NO2 होल 6 माइनस 4। तीसरा है Ni H2O होल 6 प्लस 2। ये आपको 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है और इनको बढ़ते हुए वेवलेंथ के आधार पे सजाना है। कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि इसमें जो लिगेंड आपको दिख रहा है, जैसे इसमें लिगेंड दिख रहा है NH3, इसमें लिगेंड दिख रहा है NO2 माइनस और इसमें लिगेंड दिख रहा है H2O, तो सबसे पहले इन लिगेंड्स को बढ़ते हुए फील्ड स्ट्रेंथ पे सजा लेना होगा। वो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर देखिएगा तो उसमें हम लिख है और कौन लिगेंड उससे स्ट्रॉन्ग, कौन लिगेंड उससे स्ट्रॉन्ग। जैसे इन तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो H2O सबसे वीक लिगेंड है, इससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3 और इससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NO2 माइनस। ये हुआ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को हम अरेंज कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे इन लिगेंड्स के फील्ड स्ट्रेंथ को आपको सजा दिया। जो कमजोर लिगेंड होगा उसका डेल्टा ई का वैल्यू भी कम होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका डेल्टा ई का वैल्यू और ज्यादा होगा, जो और स्ट्रॉन्ग उसका डेल्टा ई और ज्यादा। तो अगर डेल्टा ई ऑर्डर अगर सजाएं, डेल्टा ई ऑर्डर, तो H2O वाला का डेल्टा ई सबसे कम होगा, मतलब NiH2O6+2 इसका डेल्टा ई सबसे कम, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। इससे स्ट्रॉन्ग NH3 है तो ये डेल्टा ई ज्यादा क्रिएट करेगा। NH3 वाला इसके बाद NiNH3+6 ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लिगेंड इन तीनों में, तो इसका डेल्टा ई सबसे ज्यादा होगा NiNO2 6-4। तो ये डेल्टा ई के आधार पे आपको सजा दिए, डेल्टा ई इसका कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा। अब आपको वेवलेंथ का ऑर्डर सजाना है। तो ये अभी कुछ देर पहले पढ़ाए हैं कि डेल्टा ई और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जिसका डेल्टा ई सबसे ज्यादा है उसका लैम्डा सबसे कम होगा, तो सबसे कम लैम्डा होगा NiNO2 का, इससे ज्यादा होगा वेवलेंथ NiNH3 का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा NiH2O6+2 का। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में सजा दीजिए। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में ये कंपाउंड सज गया। इस क्वेश्चन का आंसर यहां तक हो गया। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब एक टॉपिक और बच गया इस चैप्टर में, और वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब हम लोग जो अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कभी कभार एग्जाम में आता है। ये आपको एग्जाम में आएगा सीधे राइट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसमें छोटा छोटा 5 पॉइंट्स लिखना होता है। ये एकदम लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है, और आप इसको जानते भी हैं। मतलब इसमें 5 पॉइंट है और हम पांचों पॉइंट पढ़ा चुके हैं, लेकिन पांचों पॉइंट को एक जगह लिखवाए नहीं है। वही 5 पॉइंट की यही 5 पॉइंट को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, ऐसा हम लिखवाए नहीं है। तो अब हम ये लिखवाने जा रहे हैं। लेकिन हम करेंगे क्या, एक पॉइंट लिखवाएंगे, फिर उस पॉइंट को हम समझाएंगे कि ये पॉइंट में क्या बताया गया है पास्ट में, फिर दूसरा पॉइंट लिखवाएंगे, फिर उसको समझाएंगे कि इसको पास्ट में क्या बताया गया है। इस तरीके से हम 5 पॉइंट आपको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिख के आप कॉपी पर लिख लें मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट करके लिखेंगे, मेटल लिगेंड bond arises, metal ligand bond arises due to donation of pair of electron from ligand टू मेटल एटम या आयन। देखिए, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप कंसीडर कीजिए, आपके दिमाग में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए। जैसे आज ये कंपाउंड एक बार और लिखे हैं, तो यही कंपाउंड हम लिख दिए TiH2O6Cl3। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जब सबसे पहला क्लास ले रहे थे इस चैप्टर का, तो उसमें बताए थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो ब्रैकेट के बाहर का हिस्सा होता है उसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, और जो बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम या आयन है।
ये सेंटर में है तो सेंट्रल, मेटल है तो सेंट्रल मेटल। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हुआ तो इसको सेंट्रल मेटल एटम, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो नहीं हुआ तो सेंट्रल मेटल आयन। तो बोले कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ये इसको चारों तरफ से जो घेरे हुए है वो लिगेंड है। ये लिगेंड इस मेटल से जुड़ा हुआ रहता है। बताए हैं पहले क्लास में कि ये जो लिगेंड है ये मेटल से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ता है? तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। और ये बताए थे कि यही कारण है कि लिगेंड वही हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हो। जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा तो वो लिगेंड का काम नहीं करेगा। तो यहां पर यही बात लिखा हुआ है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है? तो बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल एटम और आयन। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि लिगेंड जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल एटम या आयन को देगा तब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब सेकंड पॉइंट हम आपको समझाने जा रहे हैं, लिखवाने जा रहे हैं। आपको कभी भी एग्जाम में आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखने के लिए तो आपको ये पहला पॉइंट लिखना है, उसके बाद आपको ये सब नहीं लिखना है। ये सब हम आपको समझाने के लिए लिखवा रहे हैं। अभी आप अगर कॉपी पे लिखेंगे भी तो बस आप अपने आप को समझाने के लिए, आपको बस यहीं तक पॉइंट लिखना है। इसके बाद सीधे सेकेंड पॉइंट में आपको आ जाना है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट these electrons, in order to accommodate these electrons, metal एटम या आयन, मेटल एटम और आयन should possess required number of vacant orbitals of equivalent energy which is obtained by hybridization, देखिए बात को समझिएगा। जैसे बोले कि जब भी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा तो आप ये पॉइंट यहीं तक लिखेंगे। अब ये जो आगे हम काम कर रहे हैं ये आपको समझाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये सब एग्जाम्पल वाला, आपको एग्जाम्पल में सीधे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ऐसे लिखना है। ये देखिए, अगर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है COF6-3, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है COF6-3। आप अगर इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसको X मान लेंगे। फ्लोरीन पर एक माइनस चार्ज होता है तो 6 फ्लोरीन पे -6, सबके चार्ज को जोड़ दिए तो बराबर -3, तो X बराबर आ जाएगा +3। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। अब देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, चार्ज हो गया +3। इसका जब आप कन्फिगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7।
आपको ये बताए हैं कि किसी भी आयन का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो दो स्टेप में, पहले स्टेप में एटम, दूसरे स्टेप में आयन। तो पहले स्टेप में एटम का कॉन्फ़िगरेशन किए, अब दूसरे स्टेप में आयन का करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। तो लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ये 4s खाली हो गया। जब चौथे ऑर्बिट में घुस गए हैं तो चौथे में p भी होगा, चौथे में d भी होगा, सब खाली। d में 5 बॉक्स होता है, 5 बॉक्स बना दिए। p में 3 बॉक्स होता है, 3 बॉक्स बना दिए। s में 1 बॉक्स होता है, 1 बॉक्स बना दिए। d में 5 बॉक्स होता है, 5 बॉक्स बना दिए। 6 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड्स रूल के आधार पे भर दिए। अब देखिए बात को समझते हैं, ये मेटल है, ये लिगेंड है। पहला पॉइंट तो है कि ये जो लिगेंड है इसको अगर इस मेटल से जुड़ना है तो इसको लोन पेयर देना होगा मेटल को। ये सब जो लिगेंड है 6 टोटल 6 है। ये जो लिगेंड है, अगर इन लिगेंड को इस मेटल से जुड़ना है तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल को रखना है, एकोमोडेट करना है, ये जो लिगेंड दे रहा है इलेक्ट्रॉन मेटल को, तो मेटल को अगर इन इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना है, रखना है, तो उसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। सिंपल सा बात है, अगर मेटल के पास खाली ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो वो लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन रखेगा कहाँ? तो मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें वो लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन रख सके। और उसके बाद क्राइटेरिया ये भी है कि ये जो ऑर्बिटल होना चाहिए एक बराबर एनर्जी का होना चाहिए। जैसे ये S है, ये P है, ये D है, तो इसका एनर्जी अलग है, इसका एनर्जी अलग है, इसका एनर्जी अलग है। तो एक जैसा एनर्जी वाला होना चाहिए जो कि हाइब्रिडाइजेशन से संभव है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाए थे तो उस वक्त ये बात बताए थे कि किसी बाप की 5 बच्चियां और पांचों का अगर शादी करवाना है तो 5 अलग अलग पूंजीपति लोगों से अगर उसका शादी करवा दिया जाए तो फिर 5 बहनें आपस में बराबर रूप से खुशी नहीं रह पाएंगी, सुखी रूप से नहीं रह पाएंगी बराबर रूप से। अगर चाहते हैं कि पांचों में शादी के बाद भी बराबर रूप से मेल मिलाप हो तो फिर पांचों का एक जैसा संपत्ति करना होगा। तो उसके लिए उन सबों का पहले संपत्ति मिला देना होगा और जितनों का संपत्ति मिला है उतने हिस्सों में बांट देना होगा। जैसे अगर यहाँ पर 6 लिगेंड है तो आपको 6 बॉक्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 बॉक्स चाहिए तो इन 6 को आपस में मिला देंगे। अब मिलाने के बाद 6 नया नया बॉक्स बनाएंगे और जो 6 नया नया बॉक्स बनेगा उसका नाम होगा S, 3 है P तो P3 और 2 है D तो D2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब मिलने के पहले इसका नाम भले है S, इसका नाम भले है P, इसका नाम है D, लेकिन मिलने के बाद जो इसका नाम होगा वो होगा sp3d2 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 sp3d2। तो ये यहां कह रहा है कि अगर लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन अगर इस मेटल को रखना है तो इसके पास रिक्वायर्ड नंबर में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब वो वैकेंट ऑर्बिटल इक्विवेलेंट एनर्जी वाला होना चाहिए, एक बराबर एनर्जी वाला होना चाहिए, जो कि संभव कैसे है? तो हाइब्रिडाइजेशन से संभव है। तो हम लोग ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट हम लोग केवल लिखे नहीं है कि हाँ यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट है। तो अभी 2 पॉइंट हुआ, अब तीसरा पॉइंट लिखवा रहे हैं। बोले कि आपको पॉइंट बस यहीं तक लिखना है, ये सब आपको समझाने के लिए लिखवाते हैं हम। थर्ड पॉइंट है sometimes n-1d electrons
पेयर अप एज फुल्ली एज पॉसिबल प्रायर टू hybridization so that some n-1d orbital become vacant। ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब ये थर्ड पॉइंट आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल लिए थे, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो फ्लोरीन था वो वीक फील्ड लिगेंड था। जी, ये वीक फील्ड लिगेंड था, कमजोर लिगेंड। तो कमजोर लिगेंड में ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा पाए। तो यहां पर कोई पेयर अप वाला बात हम नहीं किए। कह रहा है ये पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा होता, कॉम्प्लेक्स होता CO NH3 होल 6+2, अगर कॉम्प्लेक्स ये होता, आप अगर इस मेटल पर चार्ज निकालते तो इसका चार्ज लिखते x, ये न्यूट्रल लिगेंड था तो इसका चार्ज लिखते 0, और उसके बाद पूरे ओवरऑल पर चार्ज है ये +2, तो यहां लिखते बराबर में +2, तो चार्ज आ जाता +2। उसके बाद चलिए पुराना वाला ही कॉन्फ़िगरेशन रहने देने के लिए यहाँ पे +3 चार्ज लेके बनाते हैं। एक बार फिर से सुनिए। बोले कि अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये रहता, आप इस मेटल पे चार्ज निकालते तो पहले लिखते x, न्यूट्रल लिगेंड है तो लिखते 0, सब के चार्ज को जोड़ते तो बराबर इस चार्ज के बराबर हो जाता, तो x का वैल्यू क्या आता +3। अब जब इस पे चार्ज आ जाता +3 तो पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते। तो आयन का कॉन्फ़िगरेशन है तो आप 2 स्टेप में लिखते, पहले एटम का फिर आयन का। उसके बाद आप देखते कि 6 लिगेंड को आपको भरना है, 6 लिगेंड को। लेकिन जब ये 6 लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करता कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी वाले में शिफ्ट करता, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करता, और उसके बाद लिगेंड यहाँ से भरना चालू होता। पहले 2 भरता D में, फिर भरता S में, और 3 भरता P में। यहाँ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता। तो ये लिखा हुआ है क्या, सुनिएगा आप, जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं कि कभी कभी लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम के D का जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये लास्ट ऑर्बिट है 4 से एक ऑर्बिट कम हो गया 3, और इसका जो D का इलेक्ट्रॉन है वो कभी कभी पेयर अप हो जाता है, मतलब पीछे जोड़ा बन जाता है, एज फुल्ली एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना। कभी कभी लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम के D का इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है एज फुल्ली एज पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन के पहले। तो ये तो सिंपल सा बात है। कभी कभी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब ये वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये पेयर अप नहीं होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब ये पेयर अप होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि कभी कभी लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम के D का इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है एज फुल्ली एज पॉसिबल, सो दैट सम n-1d इलेक्ट्रॉन, सो दैट सम n-1d ऑर्बिटल बिकम वैलेंट। सॉरी, एक बार फिर से सुन ले कि कभी कभी ऐसा होता है कि n-1d इलेक्ट्रॉन पेयर अप एज फुल्ली एज पॉसिबल। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम का D का जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएगा जितना संभव है उतना, सो दैट सम n-1d ऑर्बिटल बिकम वैकेंट। ऐसा हो जाए कि कभी कभी लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम का जो D है वो पहले वैकेंट हो जाता है। ये वैकेंट कभी कभी हो पाएगा, मतलब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तभी हो पाएगा। वीक फील्ड लिगेंड में ये केस नहीं होगा, इसीलिए यहां सम टाइम्स लिखा हुआ है, ऑलवेज नहीं लिखा हुआ है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब आपको चौथा पॉइंट बताने जा रहे हैं और फिर आखिरी।
लिखेंगे व्हेन लिगेंड अप्रोचेज मेटल then metal ligand bond is formed by overlapping of orbitals of ligand with those of metals। ये देखिए, ये पॉइंट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। ये पॉइंट बस यही कह रहा है कि जब लिगेंड मेटल के करीब आएगा, जब लिगेंड मेटल के करीब आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो होगा क्या कि लिगेंड का ऑर्बिटल मेटल का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, तब बॉन्ड बनेगा। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट नेचर का है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपको ये बात कहना चाह रहा है कि आप ये मत समझ लीजिएगा कि लिगेंड अगर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है तो ये मत आप समझ लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, उसका एक फिक्स ज्योमेट्री है, एक रेगुलर पैटर्न में लोग सजा हुआ होता है। लिगेंड और मेटल एक रेगुलर पैटर्न में सजा रहता है, स्क्वाड प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, एक रेगुलर पैटर्न में सजा रहता है। तो रेगुलर पैटर्न में तभी सज सकता है, रेगुलर पैटर्न में तभी सज सकता है जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हो। तो कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा एक दूसरे का। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जब लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, तो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड तो बनेगा। कैसे बॉन्ड बनेगा? तो उसका ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, लिगेंड का और मेटल का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तब ये बॉन्ड बनेगा। और आखिरी पॉइंट है कि ऑक्टाहेड्रल कॉमा नहीं, ऐसे डैश दे देंगे, टेट्राहेड्रल, स्क्वाड प्लेनर complexes are formed as a result of D2sp3 sp3d2 sp3 dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये आखिरी पॉइंट है। ये बस यही कह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों में से कोई है तो उसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री स्क्वाड प्लेनर होगा। यहां पर ये थ्योरी कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। वो चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है और वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो आखिरी चैप्टर नहीं है, एक सॉलिड स्टेट भी हम लोग का सिलेबस में है जो इस साल ऐड हुआ है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद फिर हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर के नोट्स को अच्छे से बना लीजिए, क्वेश्चंस जो भी करवाए हैं उसको बार बार बनाइए, उसके बाद आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।